बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए जहां प्राइमरी मार्केट का भरपूर एक्शन और साथ ही साथ निफ्टी फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ने की तैयारी में। मजबूत शुरुआत के बाद क्या रेंज से ऊपर निकलने की कोशिश होगी बाजार की या फिर से अटकेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि आज ट्रेड्स के लिए किस तरह से आपको करनी है तैयारी। एंड ऑफ कोर्स जो इतना सारा सर आईपीओ का एक्शन है उस पर भी आपकी राय जानिए, पर उससे पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं पहले वो उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रिगर्स दीप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थोड़े बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। भले ही नेस्डेक और एसएनपी रहे सुस्त, लेकिन डाउ में दिखी अच्छी रिकवरी। 6 दिनों की 5 दिनों की तेज गिरावट के बाद डाउ रिकवर होता हुआ दिखा है और अच्छा खासा रिकवर हुआ है। लगभग 260 अंकों की रिकवरी डाउ में होती हुई नजर आई है आपके लिए। इसके अलावा सीपीआई यानी कि महंगाई दर घटकर 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची है 5.3%। ये भी एक अच्छा संकेत है आपके लिए। और आज एक नया आईपीओ खुलने की तैयारी में है। सानसेरा इंजीनियरिंग, इसका आईपीओ आज खुलने जा रहा है। तो 2 नई लिस्टिंग भी आज होती दिख रही है। विजा डायग्नोस्टिक और एमी ऑर्गेनिक्स, ये 2 आईपीओ है जो आज लिस्ट होने की तैयारी में। बिल्कुल सर, और रोज की तरह मार्केट में तो बढ़िया एक्शन है ही सर, पर एक स्पेशल डे भी है आज। हिंदी दिवस है आज सर, और ये भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको और पूरी टीम और सभी व्यूअर्स को हिंदी दिवस की भी सर बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल दीप, आपको भी, हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को जो हिंदी से बेहद प्यार करते हैं। हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा गौरव है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया बात जो हुई है पिछले कुछ सालों में वो ये कि अब तक ये समझा जाता था कि बिजनेस मीडिया, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस, ये सब उन लोगों का काम है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जानते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, हिंदी वालों का नहीं। इस परिभाषा को, इस धारणा को बदलने की कोशिश हमारी टीम ने की है, हमारे चैनल ने की है, हमारे एक्सपर्ट्स ने की है। और आपको एक डेटा में शेयर करना चाहता हूँ दीप, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि अगर पिछले 4 सालों में आप देखें तो इंग्लिश बिजनेस मीडिया का यूनिवर्स, जितने लोग इंग्लिश बिजनेस मीडिया को देखते सुनते हैं, वो धीमे धीमे कम होता दिख रहा है और हिंदी बिजनेस मीडिया का यूनिवर्स बढ़ते जा रहा है। लगातार साल दर साल बढ़ रहा है। यानी कि पूरे देश में हिंदी बिजनेस मीडिया फैल रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भाषा है जो आसानी से समझ में आती है। और हिंदी की सबसे बड़ी खासियत यही है, हिंदी आप वही बोलते हैं, वही लिखते हैं और वही पढ़ते हैं जो है। ऐसा नहीं कि GOOD गुड है। अगर हिंदी में गुड बोलना है तो गुड ही बोलना है, गुड ही पढ़ना है और गुड ही लिखना है। वहाँ स्पेलिंग अलग से नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ी खूबी, खासियत और खूबसूरती है हिंदी भाषा की, जो इसे दूसरी सारी भाषाओं से अलग करती है। और हमें इस बात का गर्व है, और हमें इस बात का भी गर्व है कि जिस तरह से हिंदी बिजनेस मीडिया देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। और उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको कहना चाहता हूं दीप, आपको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, कि जिस तरह से हिंदी भाषा की वजह से बिजनेस जर्नलिज्म, स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में पहुंच रहा है। आप डे बाई डे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। इसकी आपको बधाई। सर बधाई मैं स्वीकार करता हूं, बट इसका अहम रोल तो आपका है, चैनल का है और आप सभी के प्यार का है। जो आप बात कर रहे थे ट्रांजिशन की, वो तो मैंने फर्स्ट हैंड पिछले 2 साल में फेस करा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि इस ट्रांजिशन में मेरी मदद करी सर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से एक बार भाषा से कनेक्ट हो पाया, और ऑफकोर्स अब तो कंफर्ट भी बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत बधाई सर आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की। बिल्कुल, और उम्मीद करें अब तो दीप वो वाली चीज़ निकल गई कि जब पहले है ना हिंदी को अपना सम्मान दिलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी, मारामारी करनी पड़ती थी। और अच्छी बात यह, आप देखिए देश के टॉप से टॉप कॉर्पोरेट्स, टॉप से टॉप रेगुलेटर्स सब सहज रूप से आकर हिंदी भाषा में बात करते हैं। और एक और अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली दक्षिण भारत के हमारे जितने प्रोमोटर्स हैं जिन्हें हिंदी बोलने समझने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो भी आते हैं, कोशिश करते हैं। और कुछ लोग नहीं बोल पाए, वो ठीक भी है, लेकिन फिर भी हिंदी के प्लेटफॉर्म को समझते हैं और इंग्लिश में ही सही इंटरव्यू दें, लेकिन देकर जरूर जाते हैं। और ये उनका प्यार है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हिंदी पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। भले कोई बोल पाए, न बोल पाए,
कम समझ पाए, ज़्यादा समझ पाए, लेकिन एकजुटता की जो निशानी है उसके लिए मैं उन सबसे ज़्यादा, आप और हम तो ठीक है बोल लेते हैं, समझ लेते हैं और हमारा तो काम भी है, लेकिन जो लोग मेहनत करके एफर्ट्स लेकर जो हिंदी बोलने समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए सैल्यूट है, सलाम है। तो हिंदी के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने हिंदी को मजबूत बनाने का काम किया है। जी आशीष, जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे दिन हम सेलिब्रेट भी करेंगे आज जी बिजनेस पर हिंदी दिवस को। पर आइए सर, मार्केट्स की भी करें बात, और जो आपकी ओपनिंग कमेंट्री थी कल भी वैसे आपने कहा था कि ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और कल वीक ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा कि निफ्टी रिकवर होकर एकदम बढ़िया लेवल पर क्लोज हुआ। आज तो अच्छे भी संकेत आ रहे हैं, तो कल डाउनसाइड को अगर होल्ड किया तो क्या आज अपसाइड को टेस्ट करने के आसार आते हुए दिख रहे हैं? क्या नए रिकॉर्ड की तरफ एक अटेम्प्ट कर सकता है आज निफ्टी? टेस्ट करने के आसार हो सकता है नए हाईस के आसपास 17,436 का जो अब तक का हाई है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करे, टच भी करे या कुछ अंकों से नया हाई बना भी ले। लेकिन फिलहाल दीप मेरे पास ऐसे संकेत है नहीं कि जिसकी वजह से मैं मानूं। कल जैसा डर था कि रेंज को नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश हो सकती है, वैसे आज उम्मीद है कि रेंज को ऊपर की तरफ पार करने की कोशिश हो सकती है। कोशिश हो सकती है, पार होगा या नहीं इसका जवाब एक्चुअली है नहीं। 3:30 बजे मिलेगा, लेकिन अभी तक जो डेटा मुझे दिख रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि शायद नहीं हो, शायद थोड़ा सा वक्त और लगे, या शायद थोड़ा सा हमें और कुछ और अच्छे ट्रिगर्स चाहिए। मसलन डाउ फ्यूचर्स आपके 60-70 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है अगर डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर हो जाए तो हम एक और अच्छे ट्रेडिंग सेशन की अमेरिका में उम्मीद करके आज रात को फिर हम रेंज को पार करने की कोशिश करें, तो वो एक संभावना है। नेचुरली आज के संकेतों के हिसाब से 60% चांस आप ये मान के चलेंगे कि रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 40% चांसेस है कि शायद हम रेंज के ऊपरी सिरे पर जाकर अटक जाए। तो मेरा ये समझना है, बजाय इसको प्रेडिक्ट करने की कि रेंज का ब्रेकआउट आज ही हो जाएगा या वक्त बिताएगा, होने पर एक्शन लेना ज्यादा ठीक है। सो मेरा अब भी मानना है वही 17,375, 17,425, प्रिसाइजली 17,435 के आसपास की जो रेंज है वहां पर रुकना चाहिए। वहां पर रुकेंगे, देखेंगे, ठहरेंगे और उसके बाद मन बनाएंगे। तो अभी आज तुरंत ही रेंज को पार कर लेंगे, मैं मना तो नहीं करता, लेकिन संभावना कम है, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, संभावना कम है बट डेफिनेटली एक अच्छे संकेत आ रहे हैं। 17,400 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, तो देखते हैं निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। सर, आज का सेटअप समझें उससे पहले एक व्यू बैंक निफ्टी पर भी सर, क्योंकि कल जो हमारा डिस्कशन था कि एक दिन चलता है और फिर 2 दिन ब्रेक लगाता है बैंक निफ्टी, बिल्कुल वही होता हुआ दिखा भी है। तो आज क्या फिर से चलने के आसार है? 2 दिन का ब्रेक तो हो गया और थोड़े ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है। ब्रेक 2 से 3 दिन का भी लग सकता है, लेकिन हाँ आज थोड़े संकेत बेहतर है। एक संकेत और जो बेहतर है बैंक निफ्टी के लिए, वो महंगाई दर का गिरना। 4 महीनों के निचले स्तरों पर रिटेल महंगाई दर आई है 5.3% के आसपास। हल्की राहत के संकेत वहां पर हैं दीप, जो बैंकिंग शेयरों के लिए इनडायरेक्टली आप थोड़ा अच्छा मानकर चल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े ठीक होते दिख रहे हैं। निफ्टी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है और यहाँ पर जो सपोर्ट चाहिए, हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट दे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा बैंक निफ्टी बढ़े ना बढ़े, घटे ना, इतना भी बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी है कि भाई आप है ना रेंज के नीचे ब्रेकडाउन के संकेत ना दे जिससे कि निफ्टी के लिए बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ जरूर कहूँगा दीप, और वो ये है कि अगर निफ्टी को रेंज के पार निकलना है, 17,425, 17,435 की रेंज के पार निकलकर अगर नया हाई बनाना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आज बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस चाहिए। अगर और 2 बैंक्स पर मुझे भरोसा है, अगर परफॉर्मेंस आई तो वहां से आएगी, एक आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा कोटक बैंक। अगर ये 2 बैंक परफॉर्म करते हैं, लीडरशिप लेने की कोशिश करते हैं, सो ये कहना मेरे लिए आज फिर से मुश्किल। आप ये सोचेंगे कि मैं आज सवालों के जवाब साफ साफ देने के बजाय ये कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे वैसा ही दिख रहा है। अवॉइड नहीं करा, लेकिन मुश्किल है ये कहना कि बैंक निफ्टी आज 2 दिनों की कमजोरी के बाद आउट परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर निफ्टी को हाई बनाना है तो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस तो चाहिए ही। लेकिन अभी इस वक्त मैं बहुत बुलिश नहीं हूं कि बैंक निफ्टी लीडरशिप ले लेगा, निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा भाग जाएगा। अभी तक ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जी।
चलिए, तो उतना कन्विक्शन नहीं है अभी, पर देखते हैं दिन की शुरुआत कैसी होती है और फिर किन लेवल्स पर बाजार ट्रेड करते हैं। ओपनिंग पर ऑफ कोर्स अनिल जी आपको बताएंगे भी कि आपको क्या करना है, पर उससे पहले आज के सेटअप पर बात करते हैं सर। आज कल हमने देखा 2 नेगेटिव, 2 न्यूट्रल और 2 पॉजिटिव। आज थोड़ा सेटअप बदलते हुए दिख रहा है, ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या कह रहे हैं आज के संकेत? संकेत आज थोड़े बेहतर है दीप। पहला ग्लोबल संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में तेजी भी हुई है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। एफआईज की तरफ से संकेत न्यूट्रल साइड पर आते हुए दिखे। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, आज एकमात्र नेगेटिव यही है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट और ट्रेंड फिर से पॉजिटिव किया है। सेंटीमेंट जो न्यूट्रल था उसे पॉजिटिव किया है 2 दिनों के न्यूट्रल होने के बाद, और उसकी 2 बड़ी वजह यह कि एक 17,300 को हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पा रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से मूड माहौल ठीक होता दिख रहा है। तीसरा कारण यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फिर से पार्टी चल रही है, शुरू हो चुकी है और धूमधाम से चल रही है, और सेंटीमेंट तो वहीं से सुधरता है। तो ये 3 कारणों से सेंटीमेंट बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिर से 2 लाइन जो कल आपको बताइए, एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ 17,300 पर नजर रखें क्लोजिंग बेसिस पर। अगर निफ्टी 17,300 के नीचे बंद होता है तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है, हल्की करनी है, कम करनी है, खत्म नहीं कर देनी है, हल्की करनी है। वो कमजोरी का पहला संकेत होगा अगर 17,300 के नीचे बंद होता है। और भरपूर तेजी, फर्स्ट क्लास ताल ठोक के बढ़िया मजेदार करनी है जब 17,500 को पार करे। जब तक ऐसा नहीं होता आप, या फिर आप चाहें तो 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग पर भी देख सकते हैं, वो दिन के दौरान हम आगे बताएंगे। लेकिन ब्रॉडली 17,400 से 17,500 की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार थोड़े से रुकते अटकते हुए दिख सकते हैं, और दिख भी रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ये आपके लिए बड़े लेवल से जिन पर आपको रखनी है नजर। जी दीप। बिल्कुल, तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर बाजार के एक्शन के हिसाब से। और कल भी अनिल जी ने कहा था 17,300 क्लोजिंग बेसिस पर इंपॉर्टेंट रहेगा। पर दिन के हिसाब से रेंज क्या निकलेगी सर? और आज के लिए जो बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, बड़ी रेंज निकल कर आ रही है, वो क्या रहेगी? 17,275, 17,300 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला। कल भी से होल्ड किया था। इसके नीचे की रेंज जो है वो 17,200, 17,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन जिसे आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज सेम है, 17,375 से 17,425 की होती है, तो मैंने जानबूझ के 17,400 के आसपास खुलने के संकेत है, इसलिए वहां पर 17,375, 17,425 ही रखिए। इसके पार निकल कर टिके, लाइफ हाई के पार निकले 17,436 के ऊपर, तो 17,475, 17,525 वो फाइनल लेवल है जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 36,325, 36,425 सपोर्ट जोन के बेहद करीब बंद हुआ है, 36,475 के आसपास। ये पहला सपोर्ट होगा, नहीं टूटना चाहिए आज जिस तरह का मूड माहौल है। इसके नीचे 36,050, 36,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में खरीदारी आने की संभावना पूरी। ऊपर कितना जा सकते हैं, थोड़ी सी ऊपरी रेंज नीचे की तरफ आती हुई दिखी है, 36,675, 775। ये 100 पॉइंट की रेंज आज ऊपरी रेंज के तौर पर काम करेगी। इसके पार निकलने पर 36,850, 37,000 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट, जो आप नाम देना चाहें, ये सब कुछ होगा इस रेंज में जो 36,850, 37,000 की है। ये आपके लिए। अब आइए दिन की रेंज भी लगे हाथ आपको बताई दूं दीप, और वो निफ्टी पर 17,300, 17,400 छोटी रेंज है, इस पर करिए फोकस। 17,275, 17,425 ये दिन की मीडियम रेंज है। पूरी संभावना इस रेंज से काम चला लें। पार निकले तो 17,200 से लेके 17,475, 17,500 तक की रेंज बनेगी जिस पर करना है आपको फोकस। बैंक निफ्टी 36,325, 36,675 ये दिन की छोटी रेंज है आपके लिए। 36,200, 36,750 दिन की मीडियम रेंज के तौर पर चलें, और 36,050 से लेकर 36,850 आज दिन के लिए बड़ी रेंज। और दीप अच्छी बात यह कि आज है ना, रेंज में बहुत बढ़िया निकल के आए, सारे के सारे लेवल्स बड़े आसानी से कंफर्टेबली, क्योंकि दोनों ही तरफ रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट में मुझे लेवल्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं और बढ़िया लेवल्स निकल कर आए हैं। ये सारे के सारे रेंज है आपके लिए, दिन के लिए भी और बड़े लेवल्स भी। जी दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, अच्छी रेंज है दिन के लिए ट्रेडिंग की, और जानेंगे भी कि इस रेंज में आप क्या करें। सर, कल के जो थोड़े बाजार हल्के हुए थे, स्पेशली ओपनिंग पर, क्या बदलाव हुए हैं एफआईज की पोजीशनिंग में? पीसीआर आज के लिए क्या कह रहा है? एफआईज की तरफ से इंडेक्स पोजीशन धीमे धीमे घटती घटती दीप 61% के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये थोड़े से संकेत आपके लिए
एफआईज की तरफ से इंडेक्स को लेकर बहुत बुलिश संकेत नहीं आते दिख रहे, लेकिन अच्छी बात है कि लाइफ हाई के आसपास एफआईज ओवरबोट नहीं है। ओवरबोट हो तो आपके लिए कभी इसमें क्या चीज है, अगर एफआईज बहुत दम लगाकर खरीद नहीं रहे तो आपके लिए बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। लेकिन मैं इसमें पॉजिटिव क्या देखता हूं, पॉजिटिव ये देखता हूं कि अगर एफआईज दम लगाकर नहीं खरीद रहे और इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम है, भगवान न करे किसी वजह से करेक्शन आता है, तो करेक्शन आएगा तो वो बेचना नहीं है ना, अगर ज्यादा होगा तो बेचेंगे ना। पोजीशन ही आपकी लिमिटेड है तो कितना बेचेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर फिर नीचे आया और आप जरूरत से ज्यादा लॉन्ग है नहीं तो आपको खरीदना ही है, तो अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी वजह से करेक्शन आता है तो नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात यह है कि कल आप घूम फिर के दिन के हायर एंड के आसपास बंद हुए हैं, उसके बावजूद लॉन्ग पोजीशन बढ़ी नहीं है, घटी है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि रेंज बाउंड मार्केट है, ये डेटा से आपकी एफआईज की लॉन्ग पोजीशन से दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा घट कर आया है 1.33 के आसपास, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया विक्स 1% बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल। चलिए, तो कंफर्टेबल आसार है और थोड़ा पीसीआर भी घटा है, देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। अब पोजीशंस की बात करते हैं सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस वालों को क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है दीप, कल भी यही दिया था, आज भी यही है। इंट्राडे 17,250, क्लोजिंग 17,300, सेम, नो चेंज। बैंक निफ्टी थोड़ा सा चेंज है, कल इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे 36,350 दिया था, 25 पॉइंट से इंट्राडे वालों का ट्रिगर हुआ होगा क्योंकि 36,325 का लो बनाया, तो मैंने आज सेफर साइड पर थोड़ा सा 50 पॉइंट स्टॉप लॉस नीचे कर दिया। 36,300 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस, थोड़ा सा फर्क है, 50 पॉइंट का और कुछ नहीं। शॉर्ट साइड पे नो चेंज, वही स्टॉप लॉस है 17,500 जो कल भी था, कई दिनों से यही रहेगा जब तक कि ट्रिगर ना हो। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी, जिनको कम रखना है वो लाइफ हाई का रख लें, 17,436 का लाइफ हाई है। अगर आपको और 65 पॉइंट की रिस्क नहीं रखनी, आप वहीं पे काट लीजिए, अपनी अपनी इच्छा पर है, बट अदरवाइज 17,500 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, इसमें बड़ी कश्मकश हुई दीप कि क्या स्टॉप लॉस कम करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के लिए मैंने 37,000 का स्टॉप लॉस दिया है। अब 37,000 का स्टॉप लॉस होता तो दूर है, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अगर छोटा देना है तो क्या देना चाहिए, फिर निकल कर आता है 36,750। मैंने कहा 36,750 देंगे तो फिर तो क्लोजिंग बेसिस पे 36,850 का है, वही क्यों ना रख लें। फिर मैंने कहा क्लोजिंग बेसिस पे 36,850 का निकल कर आ रहा है तो क्यों 150 पॉइंट के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कहीं गलती से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो फिर फाइनली मैंने 37,000 का ही दे दिया। अगर आपको रिस्क कम रखनी है आप 36,750 का भी रख सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रिस्क रखनी है 36,850 का रख सकते हैं। और ज्यादा रिस्क लेने की आपकी ताकत है, और ज्यादा रिस्क लेने की ताकत से मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे बहुत हैं, इसका मतलब आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की ताकत है। ज्यादा रिस्क लेने की ताकत इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि आपके पास कितने पैसे, इस बात से डिसाइड होती है कि आपने शॉर्ट किस लेवल पे किया। अगर आपने 36,500 पे शॉर्ट किया तो आपके लिए 37,000 तक खड़े रहना पैसे की वजह से वो ज्यादा रिस्क लेने वाली ताकत नहीं है। आपका लेवल नीचे का है तो आपको ज्यादा लंबा नहीं खड़ा रहना है। जिन्होंने 36,700 800 में शॉर्ट किया है उनके लिए ज्यादा रिस्क लेने की ताकत है कि वो 37,000 तक खड़े रह सकते हैं। तो आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया है उस हिसाब से आप अपनी रिस्क लेने की ताकत आजमाई है। ऐसा मत सोचिए कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत सारा मार्जिन है, मार्क टू मार्केट लॉस भी भर सकता हूं इसलिए मैं लंबा खड़ा रहूंगा। फिर ऐसा करेंगे तो एक दिन वो निकल ही जाएंगे पैसे सारे, किसी दिन मार्क टू मार्केट लॉस करते 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 एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, खत्म। सो आपने किस लेवल पर शॉर्ट किया उस हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये ध्यान में रखिए। जी दीदी बिल्कुल, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है इस बाजार में, जैसा अनिल जी आपको रोज कह रहे हैं, और अपने रिस्क के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगाएं। अब नई पोजीशंस आज कैसे बनानी है सर, ये बताइए। नई पोजीशन बनाने का तो एक ही सिंपल फॉर्मूला है, निफ्टी खरीदना है और खरीदना है आपको सिंपल 17,250 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको ज्यादा डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 17,200 का लगाएं, लेकिन मेरे हिसाब से 17,250 भी काफी है, स्पेशली जब आप गैप से खुल रहे हैं तो। ओके ठीक है, अब आपके लिए ऊपर का टारगेट जो बनेगा 17,400, 425, 475, 500, ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं, अब एक तरीका तो यह है कि रेंज के हायर एंड पे 17,425 के आसपास ही बेच दें, वो उस समय का मूड माहौल देखकर डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा वो वाला लेवल दे रहा हूं बेचने के लिए जहां आराम से शांति से आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ऊपर में बेचिए आप 17,475, 17,525 रेंज में, 17,550 का होगा आपके लिए स्टॉप लॉस, 17,440, 17,400,
17,375, 350 और 17,300, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर। जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, उनके लिए सिंपल है, रेंज का इंतजार अगर वो करना चाहते हैं तो रेंज जो बेस्ट है 36,150 से लेकर 36,325, इस रेंज में बैंक निफ्टी आए जरूर खरीदिए। थोड़ा 36,325-50 के आसपास ले सकते हैं, 36,200 के आसपास थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, दो जगह ले सकते हैं। 36,150, 36,200 एक लेवल है, 36,300, 36,350 एक लेवल है। इस दो रेंज में बैंक निफ्टी खरीदिए। स्टॉप लॉस 36,000 का लगाइए। ऊपर का टारगेट 36,475, 550 दो छोटे टारगेट, 36,600, 36,675 दो मीडियम टारगेट और 36,750 का अगला टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आज के मूड माहौल को देखते हुए एक काम कर सकते हैं, आप सीधा कल के लोज के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और वो है 36,300 का, और बैंक निफ्टी खरीद लीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 36,300 का स्टॉप लॉस है, खरीदने की राय है। ऊपर का टारगेट 36,600, 675, 750, 850, 36,925 और 37,000। तो दो छोटे टारगेट 36,600, 675, दो मीडियम टारगेट 36,750, 850, दो बड़े टारगेट 36,925, 37,000। ये है बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने की राय। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, शौक से करें। 36,750 से मूड बनाना शुरू करें, वहां भी बेच सकते हैं। 850 पर और बेचे, मैं तो कहूंगा 925 आए तो और भी बेचिए। स्टॉप लॉस 37,000 का कर लीजिए। 37,000 के पार निकले तो आपको शॉर्ट काटनी है, और तब आपके लिए नीचे के जो टारगेट बनेंगे 36,600, 550, 475, 425 और 350, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली। बिकवाली का ट्रेड भी जरूर लीजिए। ऊपर आए तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत, सोचिए मत कि शॉर्ट करूं ना करूं। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, सिंपल सी चीज है। स्टॉप लॉस लगाना, किसी न किसी एक दिन बाजार ब्रेकआउट देगा या किसी न किसी एक दिन बाजार ब्रेकडाउन देगा। वो दिन कौन सा है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता है, और इसलिए रेंज को ट्रेड करने का सिंपल फॉर्मूला, जब भी रेंज के ऊपरी सिरे पर आए डरिए मत, ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। सिंपल जी दी। बिल्कुल, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और ट्रेड लीजिए। दोनों तरफ के ट्रेड रेंज बाउंड मार्केट में मिलते ही हैं, जैसा रोज आपको अनिल जी बता रहे हैं, और उसका फायदा आप उठाइए। सर, वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में काफी बदलाव हुए हैं, जैसा हम कल बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में बैन से बेनिफिट में। आईआरसीटीसी तो बाहर आ गया है, नैल्को और इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों अभी भी बैन में बने हुए हैं, पर 3 स्टॉक्स की एंट्री हुई है, एक्साइड, एलआईसी हाउसिंग और कैनरा बैंक। इसके बारे में भी हमने बताया था। तो 5 स्टॉक्स रहेंगे आज बैन लिस्ट में, यहां पर हमें रखनी है नजर। लंबे समय बाद इतने सारे स्टॉक्स बैन में होने वाले हैं। अच्छा सर, थोड़ा फंड्स का डेटा भी समझाएं। ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि बिकवाली का फिगर आया है, बट लगातार 2 दिनों से एफआईएस की जो कैश में खरीदारी दिख रही है उसको कैसे समझना है? कल तो 1400 करोड़ से ज्यादा का खरीदा है उन्होंने। है डेटा ठीक है दीप, कल की खरीदारी का आंकड़ा, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर्स, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स बहुत बेच दिए, तो मजा नहीं है। मतलब ठीक है, अब बुरा नहीं। कैश में खरीदारी हमेशा एफएनओ की खरीदारी से बड़ी मानी जाएगी, या एफएनओ की बिकवाली से भी। 1160 करोड़ के उन्होंने बेचे हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि नेट 150 करोड़ की खरीदारी है, और सामने 650 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। सो आंकड़े बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन कैश के वेटेज को थोड़ा ज्यादा देते हुए मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं एफआईएस के आंकड़े। घरेलू फंड ने फिर से थोड़ी 550 करोड़ की बिकवाली की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खास ट्रेंड है नहीं दीप इनके आंकड़ों में, घरेलू फंड के। वो हर दिन को स्टॉक स्पेसिफिक के तौर पर लेकर चर्निंग के हिसाब से देखते हैं। एफआईएस की तरफ से अभी तक रुझान पॉजिटिव साइड पे, थोड़ा बहुत बीच बीच में कम ज्यादा होता रहता है, वो तो नेचुरल है, होना भी चाहिए, बट अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये आंकड़े ठीक है जी। बिल्कुल, तो आंकड़े ठीक ठाक हैं। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के लिहाज से 17,300 मजबूत सपोर्ट, 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 18 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। ऊपर में 17,400 रुकावट की रेंज है, 44 लाख शेयर है वहां पर, 18 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर 17,300 17,400 को ट्रेडिंग रेंज मानकर चल रहे हैं, कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर, कि न 17,300 के नीचे जाएगा न 17,400 के ऊपर जाएगा। ये रेंज आपको दिख रही है। अब इसके रेंज के कहीं एक तरफ बाहर निकले तो फिर 50 से 75 पॉइंट का मूव और एडिशनली आप मानकर चल सकते हैं, सिंपल। अब आइए बैंक निफ्टी, वही 36,500 मेक और ब्रेक। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि दोनों जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अब भी है। 36,500 के पुट पे 14 लाख शेयर है, 36,500 के कॉल पर 22 लाख शेयर है, उसमें से 17 लाख शेयर कल जुड़े। अब दीप, अब आज की कमेंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं,
और जो आपने पूछा भी था सुबह, उसका जवाब मैंने रिजर्व रखा था कि क्या बैंक निफ्टी लीड कर सकता है 2 दिनों की कमजोरी के बाद। इसका जवाब इस आंकड़े में है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में है 36,500 पर, ठीक है, 22 लाख शेयरों का। कल जुड़े हैं 17 लाख शेयर। तो कल जिन लोगों ने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बेचा है 36,500 का, ये सोचकर कि बैंक निफ्टी 36,300 भी तोड़ेगा, 36,250 100 आ सकता है, 36,000 तक जा सकता है। आज सिचुएशन थोड़ी अलग है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, और अगर बैंक निफ्टी 36,600 के ऊपर टिक जाता है, 36,600 के ऊपर, यानी कि जहां हम बंद हुए वहां से 125 पॉइंट ऊपर, उसके बाद आपको धीमे धीमे शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, और वो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को 36,775 से 36,850 तक की रेंज में ले जा सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप 36,800 850 तक पहुंच सकते हैं। बाद में आगे देखेंगे क्या कुछ करते दिखेंगे आगे। तो ये है आपके लिए साफ तौर पर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप जो आएगी वो खरीदारी से नहीं आएगी। अगर बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो है शॉर्ट कवरिंग। और कल जिन्होंने 36,500 का कॉल ऑप्शन बेचा, 17 लाख शेयर का एक दिन का एडिशन बहुत बड़ा है। आज उनका टेस्ट है, इम्तिहान है, परीक्षा है कि वो कितने टिक पाते हैं, और अगर ऊपर बढ़ता है तो क्या और बेचकर 36,500 के आसपास या बैंक निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दीप। तो मैं शुरुआती 10 मिनट में यही देखूंगा कि क्या बैंक निफ्टी वाकई में 36,600 के ऊपर टिककर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है या नहीं। आई होप अब आपको जवाब मिल गया। बिल्कुल सर, और बहुत क्लियर जवाब मिल गया है। देखते हैं 36,600 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और इसके ऊपर अगर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा या नहीं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 17,400 के ऊपर होल्ड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह की ओपनिंग के लिए भारतीय बाजार होते हैं तैयार। पर सर, आज आईपीओ मार्केट में भी दमदार एक्शन होने वाला है। 2 लिस्टिंग्स हैं और साथ ही एक आईपीओ भी खुल रहा है। तो पहले बात करते हैं जो आईपीओ आज खुल रहा है, सनसेरा इंजीनियरिंग। क्या सलाह देंगे आप यहाँ पर? दीप, कंपनी ठीक है, और हमारी आईपीओ पे राय ये कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी रिस्क लेने की ताकत है, लिस्टिंग पर अगर नीचे भी देखें तो उन्हें डर न लगे, और लंबे समय के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो ही पैसा लगाएं। अदरवाइज अवॉइड भी कर देंगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग पर सिर्फ पैसा बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई आईपीओ लिस्ट हो गया पैसा बन गया। आपको ये भी देखना होता है कि उस आईपीओ के वैल्यूएशंस कैसे हैं, और दूसरी जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो उसके मुकाबले में कैसी है। तो मेरा ये समझना है कि अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मैं कहूँगा अवॉइड कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप अवॉइड कर देंगे तो छोड़ देंगे या ऐसा मिस कर जाएंगे जो इस आईपीओ में है और आपको कहीं किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। ऐसी 50 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है और जो अच्छे वैल्यूएशंस में मिल रही है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी आईपीओ का अपना एक क्रेज होता है, अपना एक चार्म होता है। लोगों को ये लगता है कि आईपीओ में लिस्टिंग अगर ऊपर हो गई तो हमें तुरंत पैसा बन सकता है। उस लिहाज से आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ही लगाएं, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। पहले मैं अच्छी बातें बता दूं इस कंपनी के बारे में। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 40 साल पुराना प्रोमोटर्स हैं और काफ़ी प्रोफेशनल्स इन्होंने अपने अलग अलग पोस्ट पे रखे हैं जो बढ़िया इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। तो प्रोमोटर्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट दोनों ही अनुभवी है काफ़ी। ट्रैक रिकॉर्ड अब तक जो कंपनी का रहा है, ग्रोथ का भी और कैपेक्स का भी, लगातार ग्रोथ की है, लगातार कैपेक्स की है, ये एक अच्छा संकेत है कंपनी की तरफ से। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी बनाती है, इसमें ये ग्लोबली मार्केट लीडर हैं। तो इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वाकई में कंपनी की स्पेशलिटी है और वो बनाना जानते हैं। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में अब ये है, ये डाइवर्सिफिकेशन करके अपने बिजनेस को थोड़ा अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें अब डिफेंस एरोस्पेस में जाने की इनकी तैयारी है। अब वहाँ कितना कामयाब होंगे वो आगे वक्त बताएगा, लेकिन वहाँ तैयारी है। प्लस अब पूरा मामला ईवी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स के लिए भी अब ये अपने प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सिर्फ आप आईपीओ के लिहाज से देखते हैं वो है एंकर बुक। कल एंकर बुक में देख रहा था तो काफ़ी विदेशी फंड्स एंकर बुक में यहाँ नजर आए। तो एंकर बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, इंप्रेसिव लगी। अब आइए नेगेटिव क्या है। सबसे बड़ा नेगेटिव जिसकी वजह से मेरा इस आईपीओ में पैसा लगाने का मन नहीं हो रहा है वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। घटकर प्रोमोटर्स होल्डिंग 36%, 36.5% पर आ गए। ये कोई न्यू एज आईपीओ नहीं है, कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है जहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 5-15% भी रहे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक तरह से ऑटो एंसिलरी टाइप की कंपनी है, वहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 36% होना बहुत कम माना जाएगा।
और वो भी तब जबकि पूरा का पूरा जो आईपीओ आ रहा है उसका पैसा प्रमोटर्स को ही जा रहा है, प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं, न कि कोई कंपनी को पैसा जा रहा है। तो फिर क्या वजह है? मतलब अगर एक तो पहले आपकी इतनी कम होल्डिंग है, दूसरा ये कि ये स्पेस ऐसी तो है नहीं जहां लगातार फंड रेजिंग की जरूरत हो कंपनी को और उस वजह से प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेचते जाएं और वो पैसा है वो कंपनी में लगाएं। तो मेरे ख्याल से, और स्पेशली दो चीज और है, कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है, 550 करोड़ के आसपास का कंपनी का लोन है, डेट है, उसके बावजूद सारा का सारा जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि प्रमोटर खुद बेच रहे हैं, कंपनी को पैसा चाहिए फिर भी खुद बेच रहे हैं, और दूसरी बात, और होल्डिंग 36.5% रह जाएगी, जो डिस्कम्फर्ट है। वैल्यूशंस किसी भी लिहाज से सस्ते नहीं है, और मतलब इससे बढ़िया वैल्यूशन पे दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स आपको आराम से मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क वालों के लिए भी इसीलिए कहा है क्योंकि एंकर बुक मुझे अच्छी दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से लेकर कई सारे बढ़िया फंड्स हैं उन्होंने डाला है, तो हो सकता है उन फंड को कुछ ऐसा पता हो जो आपको और मुझे नहीं पता। उस लिहाज से एक चांस अगर किसी को लेना है तो ठीक है, अदरवाइज क्लियर कट अवॉइड है। बहुत रिस्क लेने वाले आप इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अगर आपको 10-15% ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए और आपको फर्क नहीं पड़ता तो ही पैसा लगाएं, अदरवाइज छोड़ भी दे तो ऐसा आप कुछ नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको बड़ा अफसोस होगा कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी छोड़ दी। भाव के लिहाज से नहीं, क्वालिटी के लिहाज से मैं कह रहा हूं। जी दीप। बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत मौके आने वाले हैं इस साल, तो आईपीओ मार्केट्स में बेहद जबरदस्त एक्शन है। तो अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाएं। अब जो 2 लिस्टिंग्स होने वाली हैं उसके बारे में बताएं सर। एमी ऑर्गेनिक्स, सबसे पहले इससे करते हैं शुरुआत, क्या होगी आज की स्ट्रैटेजी? लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए एमी ऑर्गेनिक्स की, और दोनों में से ये लिस्टिंग अच्छी होगी। आपको याद होगा हमने कहा था कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाएं। लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है, बाजार के मूड माहौल को देखते हुए उस समय डिसाइड होगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाएं, और शॉर्ट टर्म में भी बन जाए तो बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में भी बनाकर देगी ये कंपनी पैसा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको करीबन 750 से 800 रुपए की रेंज में कहीं कहीं लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। और लिस्टिंग के बाद आपको 2 काम करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में होल्ड करिए, वैल्यूशंस ठीक है, यहाँ से भी थोड़ी बहुत अपसाइड और बन सकती है, और आपको अपने अपसाइड को प्रोटेक्ट करना है तो स्टॉप लॉस 700 रुपए का रख लें और उसको ट्रेल करते चलें। समझो 800 रुपए भाव हो गया, अपना स्टॉप लॉस 750 ले आए, 825 हो गया 775 ले आए, जो प्राइस पहुंचे उसके 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप प्रोटेक्ट कर लें, अगर आप शॉर्ट टर्म अपसाइड पूरी लेना चाहते हैं तो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो एमी ऑर्गेनिक्स को आप होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ा और आगे के लिए। तो ये एक अच्छी दमदार लिस्टिंग की तैयारी एमी ऑर्गेनिक्स की आपके लिए। जी दी। चलिए, तो बढ़िया लिस्टिंग की तैयारी है एमी ऑर्गेनिक्स के लिए, यहां पर आप रखेंगे नजर। विजय डायग्नोस्टिक्स सर, इस पर कैसा एक्शन रहेगा? रेस्पॉन्स सुस्त मिला था। एमी ऑर्गेनिक्स तो 65 गुना भरा था, यहाँ पर मुश्किल से 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, तो कोई खास इंटरेस्ट लोगों का है नहीं। लेकिन दीप, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आजकल जिन आईपीओ में इंटरेस्ट कम हुआ है, सोना, कॉमस्टार आपके सामने है, बाद में वो भाग जाते हैं। सो पता नहीं विजय डायग्नोस्टिक भी ऐसा केस हो सकता है, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरा ये समझना है इश्यू प्राइस के आसपास ही लिस्ट होगा। और यहाँ पर भी सिंपल चीज़ है, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म नजरिया है वो इसे होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म व्यू जिनका है उनके लिए कोई खरीदना, हमने आईपीओ में पैसा लगाने की राय भी नहीं दी थी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक है और आप होल्ड कर सकते हैं। इशू प्राइस के आसपास थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर लिस्ट हो सकता है, कोई 15, 20, 25 रुपए ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए। ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से था, न रिटेल की तरफ से था। ऐसे में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्होंने हमसे ज़्यादा सोच समझ कर किया है, उन्हें पता है कि लिस्टिंग के बाद क्या होना है, हमें नहीं पता। तो मेरा ये समझना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने लगाया होल्ड करें। बाकी जो लोग एंटर करना चाहते हैं, अगर लिस्टिंग पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिले और आप नीचे में एंटर करना चाहें तो सोच सकते हैं। वैसे इसमें भी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि विजय डायग्नोस्टिक भी वो स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, अभी हाल ही में जो आई वो कृष्णा। तो डायग्नोस्टिक स्पेस में भी कोई कंपनियां कम नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन ठीक है, एक नए इश्यू का अपना जो चार्म रहता है, लेकिन मेरा ये समझना है लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स बने रहे, इश्यू प्राइस के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे लिस्ट होने की संभावना। जी दी।
ओके तो ये है आपके लिए विजय डायग्नोस्टिक्स भी इश्यू प्राइस के आसपास ही लिस्ट होगा और ऑफ कोर्स कंपनी के बारे में और डिटेल्स भी हम जानेंगे। 11:15 मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली है न्यूज़ पर व्यूज़ में। कंपनी की सीईओ होंगी हमारे साथ, तो उन पर भी बात करेंगे लिस्टिंग के बाद के प्लान्स की। पर आइए आपको बता दें और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं खबरों के दम पर और साथ ही ब्रोकरेज रेडार पर भी। आशीष हमारे साथ तैयार हैं ब्रोकरेजेस के लिए और वरुण और देवांशी बताएंगे खबरों वाले शेयर्स। वरुण बताएं, आपसे करते हैं शुरुआत। आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? ओके दीप, तो सबसे पहले ट्रिगर्स में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस यहाँ पे नजर रखिएगा। 2:1 के बोनस इशू की आज एक्स डेट है, तो उस स्टॉक में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। GPIL गोदावरी पावर बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन और बोनस शेयर पे ये कंपनी विचार करने वाली है। टाटा ग्रुप के तमाम स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि टाटा सन्स की आज AGM होने वाली है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक है, करीब 3:45 के आसपास ये बैठक है, तो इसके चलते आपको काफ़ी सारे एजेंडे है जिस पे नजर रखनी है, जैसे कि कोरोना और वैक्सीनेशन का मेन एजेंडा है जिस पे नजर होगी। एक्स डिविडेंड BEL ₹1.20 प्रति शेयर का और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ₹4 प्रति शेयर का डिविडेंड है, उसकी एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनीज को अपने रडार पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि नई गाड़ियों पे 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जो है वो अब ज़रूरी नहीं होगा। अगस्त में जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें इन्होंने बदलाव किया है। साथ ही साथ तीसरी लहर की आशंका के बीच इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कोरोना से जुड़े स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी की जो एक्सटेंशन है उसको और 3 महीने से बढ़ा दिया है। तो 3 महीने का बेसिकली एक्सटेंशन मिला है इस पॉलिसी को, तो इसके चलते भी जितने इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपके रडार पे होनी चाहिए। बिल्कुल, तो पूरा इंश्योरेंस स्पेस रेडार पर रहेगा और ऑफ कोर्स ऑटो कंपनीज के लिए भी थोड़ी राहत की बात है कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस इमीडिएटली लागू नहीं हो रही है। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले वेदांता, इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी का कहना है कि जो पहली छमाही थी FY22 की, वहां पे कंपनी ने $30 करोड़ तक का जो कर्ज है वो कम कर दिया है और आने वाले छमाही में भी कंपनी करीब $50 करोड़ तक का कर्ज कम करते हुए दिखेगी। तो फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव खबरें वेदांता के लिए ज़रूर आती हुई दिख रही है और अब ये जो डेट रिडक्शन होता हुआ दिखेगा आने वाले समय में, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। केना कंस्ट्रक्शंस 312 करोड़ का कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। हैदराबाद रोड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एक LOA मिलता हुआ दिखा है। DCM श्रीराम, इस पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने श्रीराम एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक 50-50 जॉइंट वेंचर था, वहां पे बैलेंस 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये जो जॉइंट वेंचर है उसमें 50% जो हिस्सेदारी है वो 17.32 लाख शेयर्स कंपनी खरीदती हुई दिखेगी। इसकी जो प्राइसिंग आती हुई दिख रही है वो ₹137.40 प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदेगी 17,32,00,000 शेयर्स, तो इस पर आपको नज़र रखनी होगी। साथ ही RPP इंफ्रा बोर्ड ने 48 करोड़ के राइट इश्यू को मंजूरी दे दी है। 1.6 करोड़ शेयर्स के राइट इश्यू को कंपनी के बोर्ड से मंजूरी मिली है, जिसकी जो प्राइस तय की गई है वो ₹30 प्रति शेयर की है। 3:5 का एंटाइटलमेंट रेशियो है, यानी कि हर 5 शेयर पर आप 3 शेयर के लिए राइट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेडिंगटन पर नजर रखें, 2 खबरें हैं। सबसे पहले तो जो एप्पल का इवेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी है इंडिया में, तो इसके चलते रेडिंगटन पर फोकस होगा। और साथ ही टर्की के स्टेप डाउन सब्सिडरी एरिना ने जो ब्राइट स्टार टेलीकॉम है उसका पूरा अधिग्रहण कर लिया। 100% जो अधिग्रहण है वो कंपनी ने कर लिया है। ब्राइट स्टार अधिग्रहण के लिए करीब $35 मिलियन तक का जो भुगतान है वो कंपनी कैश में करती हुई दिखेगी और इसी के चलते इस स्टॉक पर भी आपको फोकस करके चलना है। बिल्कुल, तो 2 ट्रिगर्स हैं आज रेडिंगटन के लिए, नजर रखिए इस पर और ढेरों और काउंटर्स जो फोकस में रहेंगे। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स और साथ ही फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन वरुण के पास है। वरुण बताइए। ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कंपनी जो है 38 नई फ्लाइट जो है उनको ऑपरेट करने वाली है। मेट्रो टियर 2 टियर T शहरों में ये कनेक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस कर रही है। इसके लिए रायपुर, पूना, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ, रायपुर, ये तमाम वो जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 38 नई फ्लाइट्स जो है वो ये कंपनी ऑपरेट करने वाली है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी ने फिर से एक बार अपनी डीलिस्टिंग की जो योजना है उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि शेयर धारकों ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। ARSS इंफ्रा और SBI दोनों पे नजर रखिएगा, क्योंकि SBI ने इस कंपनी के खिलाफ NCLT में इंसॉल्वेंसी की याचिका जो है वो दायर की है,
करीब 2270 करोड़ के आसपास का डिफॉल्ट करने की याचिका दायर की है और इसके लिए कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का प्रस्ताव जो है वो एसबीआई ने रखा है। और सबसे आखिरी में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर एसबीआई लाइफ जो है वो लगातार स्टेक बेच रहा है। मुझे याद है 3 सितंबर को 3 लाख शेयर्स बेचे गए थे। अब अपडेट आ रहा है कि 9 सितंबर को अतिरिक्त 2 लाख शेयर जो है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीआई कार्ड्स में बेच दिए हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से नजर रखिएगा एसबीआई कार्ड्स पर, साथ ही एसबीआई लाइफ पर भी लगातार प्रमोटर सेलिंग चल रही है। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का ध्यान किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आरबीएल बैंक देखिए, यहाँ पर सीएलएसई की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर टारगेट को जो है घटा दे गया है, 245 से घटाकर 235 कर दिया है। हालांकि खरीदारी किराए को अभी भी बरकरार रखा है और 172 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रही कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट है इसमें थोड़ा समय लग सकता है और इस वित्त वर्ष जो है स्लिपेजेस में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्होंने जो है टारगेट काटा है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर सीएलएसई की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 790 रुपए के लक्ष्य के लिए, 735 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रही कि एक्साइड लाइफ का जो इंश्योरेंस कारोबार का अधिग्रहण किया है इससे इन्हें स्केल अप करने में आसानी होगी और यहाँ से बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 900 रुपए के लक्ष्य के लिए, 707 कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इस बार जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा बढ़त देखने को मिलेगा और क्रेडिट कॉस्ट गिरेगा तो इसका भी एक बढ़िया बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो पूरा भरोसा जो है आईसीआईसीआई बैंक पर बना हुआ है। गुजरात गैस पर क्रेडिट स्विस की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये न्यूट्रल की राय दे। हालांकि जो लक्ष्य वो बढ़ाकर 684 कर दिया है, 677 कल की क्लोजिंग है। और अंत में एबिट इंडिया, यहाँ पर नजर रखिए, बेंस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 14,075 रुपए के लक्ष्य के लिए, 21,490 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इनके जो की प्रोडक्ट्स है यहाँ पर कंपटीशन काफी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। वक्त है पिक ऑफ द डे का। राकेश जी और कुणाल जी सुप्रभात। ऐसा सुनने में आया कि कल आप दोनों ने डिनर साथ में किया है और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि डिनर पे ही डिसाइड कर लिया जाए कि पिक ऑफ द डे क्या होनी चाहिए। तो जो जॉइंटली आपने काम किया है और जो जॉइंटली डिनर किया है उसके साथ कुछ खाने पीने वाला स्टॉक तो नहीं? अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सबसे पहले तो जो आपका गुप्तचर विभाग है अनिल जी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। अनिल जी कहाँ से ऐसी खुफिया खबरें आप तक पहुँच जाती हैं। तो अनिल जी बिल्कुल आपकी खबर बिल्कुल पक्की है। मैंने और राकेश जी ने कल चर्चा की और एक स्टॉक चुना है जिसको अभी मैं पिक ऑफ द डे में दूंगा। लेकिन अनिल जी उससे पहले आज हिंदी दिवस है, तो सभी दर्शकों को अनिल जी, सारे पैनलिस्ट को और विशेष रूप से अनिल जी आपको हिंदी दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी नमन आपका इस वजह से क्योंकि आपने शेयर बाजार की भाषा को हिंदी बना दिया है। तो अनिल जी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि भाई व्यापार की और शेयर बाजार की भाषा अंग्रेजी है। तो अनिल जी मुझे आज भी याद है आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कामकाजी मुनाफा बना दिया। तो अनिल जी इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद है। कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कुणाल जी हमारे सभी एक्सपर्ट्स का, विशेष तौर से आपका, वैसे तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं लेकिन आपकी हिंदी विशेष रूप से सराहनीय भी है। राकेश जी इसका बुरा भी नहीं मानेंगे लेकिन वाकई में कई बार मैं सोचता हूँ कि आप ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ कर लाते हैं जो बड़े कमाल के हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और विशेषकर इसलिए भी बधाई कि जो लोग विदेशों में पढ़कर आए, रहकर आए और उसके बाद इतनी शुद्ध हिंदी बोले तो मुझे बड़ा आनंद आता है। आप कनाडा में रहकर आने के बाद में जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो आप जो शब्द चुन चुन कर लाते हैं, कमाल है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कुणाल जी कि आमतौर पर मस्ती की पाठशाला जब भी हम करते हैं तो बहुत सारे जो सवाल जवाब कमेंट्स जो आते हैं उनमें
आपके कमेंट्स एकदम अलग हटकर होते हैं, लाजवाब होते हैं। आपको भी बधाई। बताएं सर, अब आज का पिक ऑफ द डे। तो अनिल जी, मेरे और राकेश जी का ये संयुक्त आज स्टॉक है और शेयर का नाम है मिसेस बेक्टर फूड। अनिल जी, इस पर आज हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। हम इसके चार्ट को कल भी जब बाजार बंद हो रहा था उस समय भी देख रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ने 406 के ऊपर कल बंदी दी है और एक डाइवर्जेंस चार्ट पर दिख रही है, जिसके चलते स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो इस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मिसेस बेक्टर फूड है हमारा पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द वीक है। कल आपने ऑन एयर बोला था कि मैं और दीपांशु कल भी स्टूडियो में मिलेंगे तो कोई बेहतरीन पिक ढूंढ के लाइएगा। तो अनिल जी, उसी चीज को ये मैच करता हुआ स्टॉक है। टू मी इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, एक बड़ी री रेटिंग दिखाएगा। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 456 456 के टारगेट है। और जैसा आपने शुरू में बोला था खाने पीने के ये प्रोडक्ट बनाता है, तो अनिल जी क्रीम वाले बिस्किट भी आते हैं। मुझे नहीं मालूम अनिल जी आप इसके क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं कि दूसरे क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं, बट मैंने आपको कई बार मतलब कि 2-3 बार देखा है अपने कैबिन में वो क्रीम वाला बिस्किट खोल के क्रीम अलग खाते हुए और बिस्किट अलग खाते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका तो मज़ा ही अलग है। और कोई नहीं देख रहा हो तब उसको मतलब खाली दोनों बिस्किट को हटाकर और उसको क्रीम को चाटने का मज़ा, वो मतलब वो लुत्फ ही अलग है। मतलब वो जिंदगी के कुछ ऐसे आनंद है जो जिसने नहीं लिए ना उसका जीना ही व्यर्थ है। जी शर्मा साहब अपना अनुभव कुछ साझा कर रहे हैं। शर्मा साहब, कितनी बार किया है ऐसा आपने बचपन में? जी जी जी, मैं कुछ और आपके जो कैरेक्टर है उसके ऊपर थोड़ी और प्रकाश डालना चाहूँगा। दरअसल बंसल जी जब ये केबिन में देते हैं बिस्किट तो वो आपको देते हैं, हमें देते हैं और खुद फ्रूट खाते हैं। ये मैदा को हाथ नहीं लगाते, या गेहूं को भी बोले तो हाथ नहीं लगाते। इनके यहाँ पे आपको कीवी मिलेगा, पपीता मिलेगा और सब चीजें मिलेंगी। बोले मैं ये थोड़ा हल्का खाऊंगा, नाश्ता करके आया हूँ घर से तो। और फिर जब कहेंगे बोले आप इसमें से भी शेयर कीजिए, तो वो बिस्किट रखे रहते हैं, आपके जो फ्रूट है हम खा जाते हैं। जी अनिल जी प्लीज। क्या बात है, वाह। बंसल जी की मेहमान नवाजी के किस्से बहुत फैल रहे हैं। लगता है कि एक बार बंसल जी को मौका देना चाहिए। लाइफ में सबको मौका मिलना चाहिए। हम भी आपको बंसल जी जरूर मौका देंगे हमारी खातिरदारी करने का, जल्दी देंगे भगवान ने चाहा तो। चलिए, तो मिसेस बेक्टर्स फूड ये है आज का जॉइंट पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक जो चुनना चाहिए वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ पिछले 5-6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की जो रेंज बनी है स्टॉक का नीचे बोर्ड निकल के आया है 720 रुपए 721 रुपए के आसपास। कल की क्लोजिंग 734, सो 720 721 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। स्टॉक में जैसे ही ऊपर में 745 का लेवल निकलेगा 745, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और 760 से 775 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करें। 721 का स्टॉप लॉस, 750 और 775, ये दो टारगेट जल्दी एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करने की राय। शर्मा साहब भी हमारे साथ है। शर्मा साहब सुप्रभात। सबसे पहले तो आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह की बहुत ही बेहतरीन हिंदी का प्रयोग आप करते हैं और मतलब वो आपका मतलब हिंदी के प्रति जो प्यार और सम्मान है वो झलकता है आपकी हर एक शो में। जब भी आप आते हैं वो साफ नजर आता है, झलकता है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। बताएं आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। धन्यवाद अनिल जी इन अच्छे शब्दों के लिए। तो ये मातृभाषा है सर, और गांव से हैं, गागड़वास गांव है, तो वहाँ गांव से तो ऑब्वियसली मीठी की भीनी भीनी वो आती है सुगंध। हालांकि मैं पहली क्लास से हॉस्टल में रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम था, वो अलग बात है। हिंदी की चाह अलग ही है। तो सर आज की डेट में जो मैं एक अभी मैं बताना चाहूँगा, वो मैंने कल बताया था एक ऑप्शन हिंडाल्को। तो हिंडाल्को का ऑप्शन तो अपनी जगह पे है, जो कल मैंने रिकमेंड किया था वो आप एज इट इज़ ले सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जब हम देखें सुबह, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस थोड़ी सी यूएस में 2% डाउन थी एल्युमिनियम की। तो मैं समझता हूँ कि हिंडाल्को एक अच्छा स्टॉक है जो एक पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया जा सकता है, उपयुक्त है कोई, क्योंकि एल्युमिनियम नीचे है तो कोई मारामारी नहीं रहेगी। तो उस दृष्टि से अभी 478 पे ये क्लोजिंग है।
अगर हम पुराना इसका देखें तो ये करीब 480 का इसने करीब 280 पे ये था, 2018 के अंदर हाई बनाया था और उसके बाद में 85 रुपए तक ये स्टॉक नीचे गिरा है जब मार्च 2020 के अंदर। तो उसका अगर हम करंट भाव जो है 480 वो 200% रिट्रेसमेंट है उसका। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है वो 261% रिट्रेसमेंट गिन सकते हैं, तो अपवर्ड रिट्रेसमेंट, तो वो मेरे ख्याल से आता है 603 पे। तो अब करंट भाव पे जो 478 है, भले ही 470 पे मिले, 465 पे मिले, आप लीजिए। 455 का रखिए स्टॉप लॉस, ये की पोजिशनल ट्रेड है और टारगेट आपका रहेगा थोड़ा सा लंबा 603, 3 महीने तक लग सकते हैं। तो आप इसको ऊपर धीरे धीरे लेके जाइए और ध्यान रखिए पोजिशनल ट्रेड में कभी भी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि अपने पोजीशन को, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा, जिससे कि आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल रहे। धन्यवाद अनिल जी। ओके, तो इंडाल्को में खरीदारी करने की राय, 455 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस और टारगेट 503 है या 603? 603 सर, एक बार जरा मैं आपसे फिर से चेक करना चाहता हूँ। जी जी, माफ कीजिए सर। अच्छा, 603 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, करेक्ट? ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए बड़े टारगेट्स हिंडाल्को में खरीदारी करने के लिहाज से। कुछ और मेहमान हमारे साथ तैयार हैं, हिमांशु जी, साथ ही वागले साहब भी आ चुके हैं और किरण जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी, सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, बाय करना है आईजीएल ने 9 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सत्र में दिया है। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आईजीएल 580 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए आज के लिए और पोजिशनल के लिए भी। आज के लिए टारगेट्स 610 615 के देखने को मिल जाने चाहिए, पर पोजिशनली मुझे लगता है कि 650 670 ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे रिव्यू लेना है, उधर बेचना भी नहीं है। जिस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम्स, विद डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स और ऑप्शन चेन डेटा भी काफी स्ट्रांग है, तो ये मैं एक काफी अच्छी अपसाइड आपको इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक आईजीएल ही है। कल का पैटर्न बहुत ही अच्छा बना है, 591 का बंद है। मुझे लगता है ये 610 612 तक 1 से 2 दिनों में शायद आज ही जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 584 का। ओके, तो वागले साहब को और किरण जी को दोनों को पसंद है आईजीएल। हिमांशु जी को क्या पसंद है जान लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, मुझे पसंद है F&O का नया एंट्रेंट ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज OFSS। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अनिल जी कल के सेशन में क्लोज देखने को मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ पर आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। फ्यूचर लेवल्स में 4870 के आसपास का क्लोज है अनिल जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है खरीदारी करके चलें। 5050 तक के टारगेट्स के लिए 4820 का स्टॉप लॉस लगाकर OFSS अनिल जी मेरी तरफ से आज पिक ऑफ द डे है। बिल्कुल, और ये हमारी SIP लिस्ट में भी रहा है शामिल स्टॉक 4100 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं, लेकिन वहां पर हमने ओरेकल फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी थी और हमारा टारगेट 5500 से 6000 तक का है, जिसके लिए आपको करके रखना है इसे खरीदारी करके पोर्टफोलियो में। अब तो वायदा कारोबार का हिस्सा भी बनता हुआ दिख रहा है ओरेकल फाइनेंस। आइए बढ़ते आगे।